जय जोहार किसान भाइयों, हमारे कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। आज हमन बात करबो इसे अनोखा धान के जेकर खुशबू है न सिर्फ रसोई में महकाथे बल्कि किसान मन के जिंदगी ला भी महकावत है और वो हरे सुगंधित धान। आज हमन आप मन ला अपन कृषि यात्रा में ले चलथन जिला बेमेतरा। वैज्ञानिक विधि और आधुनिक विधि से सुगंधित धान के खेती कैसे करत है एकर बारे में जानबो, तो चलथन जिला बेमेतरा की ओर। प्रिय किसान भाइयों, अब हमन आगे हैं जिला बेमेतरा के कृषि महाविद्यालय में। यहाँ वैज्ञानिक विधि से कैसे सुगंधित धान के खेती करत है एकर बारे में जानबो। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ में कई प्रसिद्ध सुगंधित धान की किस्में पाई जाती हैं, जो न केवल स्थानीय बाजार में लोकप्रिय है बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना चुकी हैं। ये किस्में अपनी प्राकृतिक सुगंध, महीनता, स्वाद और पारंपरिक खेती से जुड़ी विरासत के कारण विशेष मानी जाती है, जिनमें चिन्नौर, काली मूछ, रायसिल, बुधा भगत चावल जिसे बूढ़ा भगत भी कहा जाता है, लाल चावल और रानी चावल जैसे कई सुगंधित धान की किस्में प्रसिद्ध हैं। इन किस्मों को संरक्षित रखने और उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर निरंतर शोध कर रहा है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवीके और विभिन्न किसान उत्पादक संगठन इन किस्मों को बढ़ावा दे रहे हैं। तभी तो छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्र में सुगंधित धान की खेती देखी जा सकती है, जहां वैज्ञानिक ढंग से खेती करके किसान भाई बहन आत्मनिर्भर बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है और छत्तीसगढ़ के में एक विशेषता और है। छत्तीसगढ़ में धान तो हर जगह होता है। आप ये मान लीजिए कि पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो है प्रतिवर्ष धान की खेती की जाती है और छत्तीसगढ़ की जो औसत उत्पादकता है वो लगभग जो है 38 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो कि हमारे देश की जो औसत उत्पादकता है लगभग जो है 28 क्विंटल पर हेक्टेयर, उससे भी हम ज़्यादा हैं। आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में धान की खेती कितनी फ़ायदेमंद है और किसान भाई कितनी लगन से कर रहे हैं कि जो इसकी उत्पादकता है वो पहले हम लोग आज से 10 साल पहले लगभग 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हुआ करती थी, जो आज 38 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो ये बताती है कि छत्तीसगढ़ के किसान भाई कितनी ज़्यादा जो है धान की खेती करने में जो है मदद करते हैं और कितनी लगन से वो खेती करते हैं। सुगंधित धान की वैज्ञानिक खेती करके किसान भाई बहन गुणवत्ता, बाजार और उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किसान भाइयों, आम जनजीवन की तरह ही कृषि जगत में भी सही चुनाव मायने रखता है। सही दिशा में आगे बढ़ के हम अपनी जिंदगी संवार सकते हैं। उसी प्रकार सही किस्म का चयन करके धान की खेती को सफल बनाया जा सकता है। हमारे छत्तीसगढ़ की जितनी भी परंपरागत प्रचलित किस्में वो सारी की सारी जो है प्रीमियम ग्रेन क्वालिटी। आप बात कर लीजिए जीरा फुल, अपना जो है दुबराज, विष्णु भोग, और अगर आप बस्तर में चले आएंगे तो लोकती माछी, ये सारी जो है प्रीमियम ग्रेन क्वालिटी। इनका जो चावल है ये इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन ये जो है इनकी जो लंबाई 7.5 mm से कम होती है। चूँकि ये 7.5 mm से इसकी जो चावल की लंबाई कम होने के कारण ये सारी वैरायटियाँ जो है नॉन बासमती ग्रुप में आती है, और अगर 7.5 mm से ज़्यादा अगर इनकी लंबाई हो जाए तो वो बासमती ग्रुप में। तो हमारे छत्तीसगढ़ की ये विशेषता है कि हमारी जितनी भी परंपरागत बेहतरीन किस्में हैं वो सारी नॉन बासमती ग्रुप में आती है। और हम छत्तीसगढ़ एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। हमारे यहाँ से जो है चावल जो है पूरा जो है अरब कंट्रीज़ में और तमाम जो है विदेश की बड़ी बड़ी जो देशों में हमारे यहाँ से जो है धान का एक्सपोर्ट होता है, और इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। सुगंधित धान सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि संस्कृति, स्वाद और विशिष्टता का प्रतीक है। इसकी खेती पारंपरिक तरीके से होती चली आ रही है, लेकिन अब वैज्ञानिक और जैविक तरीकों को अपनाने के बाद इसकी गुणवत्ता और उत्पादन दोनों को बेहतर बनाया जा रहा है। स्वाद और सुगंध के कारण
घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी बहुत मांग है। जीआई टैग मिलने के बाद तो इनकी पहचान और कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये ऐसे विशेष प्रकार के धान होते हैं जिनकी बालियां, कच्चे दाने और पकने के बाद चावल में एक प्राकृतिक खुशबू यानी सुगंध होती है। ये सुगंध इस धान में जेनेटिक यानी आनुवांशिक रूप से मौजूद एक विशेष यौगिक के कारण होती है, जिसे 2AP कहा जाता है। सुगंधित धान सबसे अच्छा उत्पादन तभी देगा जब हमारी मिट्टी की उर्वरता मेंटेन रहेगी और मिट्टी हमारी भुरभुरी रहेगी। यदि हमारी मिट्टी भुरभुरी नहीं है और कड़ी है, कीचड़ बहुत है और कीचड़ हार्ड हो रहा है, तो एरेशन नहीं होगा, तो हमारा उत्पादन नहीं आएगा। अब बात उठती इसकी है कि हम मिट्टी को मुलायम कैसे रख सकते हैं। मुलायम मिट्टी तभी होगी जब मिट्टी के अंदर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा हम बढ़ा देंगे। किसान भाइयों, सुगंधित धान की खेती करने के लिए वैज्ञानिक तरीके के साथ जैविक खाद का उपयोग बेहद जरूरी है। खेत की तैयारी करते समय गहरी जुताई करके अंतिम जुताई में गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट जरूर मिलाना चाहिए, क्योंकि मिट्टी का भुरभुरापन फसल के लिए एक आदर्श स्थिति बनाता है। सुगंधित धान की खेती कर रहे हैं तो आप हमेशा याद रखिए कि सड़ी गोबर की खाद को अवॉइड मत करिए, उसको बिल्कुल डालिए, क्योंकि ये क्या है, एक तो जो है आपकी मृदा के स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है और पौधे को भी जो है उसकी खुशबू और उसकी चमक जो रहती है, धान की वो जो है चमक, उसको भी बरकरार रखती है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि 10 टन सड़ी गोबर की खाद आप जो है जिस खेत में आप रोपाई करने हैं उसको डाल दें। और उसके बाद जो आपका रिकमेंडेड है, जैसे सामान्यतः 80-50-30 है, 80 केजी नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 80-50-30 केजी पोटाश, ये डालते हैं। जब धान काटते हैं तो धान का पैरा आप खेत पे छोड़ देते हैं, आग लगाते हैं, वो मत करिएगा। बस उसको खेत में मिला दीजिए और उसको खेत में सड़ा दीजिए। अगर आपकी धान 10 कुंटल हो रही है तो लगभग 10 से 12 कुंटल पैरा भी मिलेगा। 10-12 कुंटल जब पैरा मिलेगा तो 1 एकड़ खेत में आप 12 कुंटल पैरा अगर आप सड़ा रहे हैं, 3 से 4 साल सड़ा दिया, तो आपकी मिट्टी इतनी भुरभुरी हो जाएगी, कितना भी पानी भरोगे हमेशा वो मुलायम की मुलायम ही रही। और जितनी मुलायम मिट्टी, गांठ बांध के रख लें, जितनी मुलायम मिट्टी उतना ही जड़ों का विकास और उतना ही ज़्यादा जड़ों से पौधे का अवशोषण, और जब अवशोषण बढ़ेगा तो पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी, पौधे की मजबूती बढ़ेगी, पौधे में आपके कण से ज़्यादा आएंगे, बालियां बड़ी होंगी और दाने बड़े होंगे, और उत्पादन आपको उससे कई गुना ज़्यादा मिलेगा। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई।
इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551।
विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। प्रिय किसान भाई हो, सुगंधित धान के रोपा लगैया बहुत महत्व है। यदि आप मन भी सुगंधित धान के रोपा लगा के करहु त पैदावार बहुत ज़्यादा होही और रोपा लगाए के समय खाद प्रबंधन, जल प्रबंधन के जानकारी होना बहुत जरूरी है किसान भाइयों। तो अब एक बारे में भी जानथन। रोपाई तकनीक की बात की जाए तो 15 बाई 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई करना चाहिए। एक जगह पर 2 पौधे लगाए जाने चाहिए, जिससे पौधों को बेहतर पोषण और हवा मिलती है। खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी बनाए रखें, खासकर पुष्पन और दाना भरने की अवस्था में। अत्यधिक जल जमाव से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा पानी से फसल को नुकसान होने का खतरा बना रहता है। जितनी भी सुगंधित किस्में हैं उसको लगाने के लिए सबसे पहले जो है आप लोग को नर्सरी मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और आप एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आपको 1 हेक्टेयर यानी लगभग 10,000 स्क्वायर मीटर में अगर आपको धान की खेती करना है तो 1,000 स्क्वायर मीटर में आपको उसकी जो है नर्सरी बनानी पड़ेगी। और नर्सरी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि धान को तो खेत में फेंक दो और हो जाता है। नहीं, ये गलती आप कभी ना करिए, क्योंकि आपकी नर्सरी जितनी स्वस्थ और जितनी कीट और बीमारियों से मुक्त होगी उतनी ही आपको आपकी फसल अच्छी होगी और उतना ही आप लोग को उत्पादन मिलेगा। इसलिए नर्सरी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोशिश करिए 1 से 1.5 मीटर लंबी और आवश्यकता अनुसार आपका जितना खेत लंबा है उतनी लंबी आप जो है धान की क्यारियाँ 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची बना लें लगाने के पहले। और अक्सर मैंने देखा है किसान भाइयों को कि वो नर्सरी की जो बेड वो तो बना लेते हैं, लेकिन उसमें ऐसे ही छिड़क देते हैं। ये गलती ना करें। आप उसमें 10-10 सेंटीमीटर दूरी पे कतारें बना लें। कोई भी एक लकड़ी ले लें और उसमें बांस की खूंटी से कतारें 10-10 सेंटीमीटर और उसमें कतारों में आप बीज डालिए। सुगंधित धान की खेती के लिए खास करके वैज्ञानिक खेती में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। यहाँ की अनुसंधान प्रयोगशालाओं में विकसित की गई तकनीकें किसानों को अधिक उपज, बेहतर बीज और रोग मुक्त खेती की ओर ले जाती है। यहाँ के कृषि वैज्ञानिक जो गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं, उनका असर अब खेतों में दिखने लगा है। अब खेतों में केवल सुगंधित धान नहीं, बल्कि विलुप्त हो रहे दुर्लभ सुगंधित धान खेतों में लहलहाने लगे हैं। हमने जो है कुछ नई किस्में जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा रिलीज की है। उसमें अपना छत्तीसगढ़ देवभोग जो धान है वो एक सुगंधित किस्म है और एक जो है ये एकदम सेमी ड्वार्फ है। मतलब आपकी ये 1 मीटर 90 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। बेहतरीन किस्म है अभी के समय। और ये जो है उत्पादन भी अगर किसान आदर्श परिस्थितियों में इसकी खेती करेगा तो 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इसका उत्पादन, सुगंधित धान की बात कर रहा हूँ मैं, मिल सकता है। अन्यथा अगर आप छत्तीसगढ़ की जो प्रचलित किस्में हैं, जैसा कि मैं बताया विष्णुभोग, दुबराज, जीरा फूल, जवा फूल, इन किस्मों में क्या ये सब के साथ दिक्कत ये एक तो हाइट इनकी ज़्यादा है और ये इनकी अवधि भी ज़्यादा है। ये 130-135 दिन के बाद ही पक के तैयार होती है। इसलिए कोशिश करना है कि इनकी खेती एकदम टाइमली आप लोग करें। किसान भाइयों, आज जब हम जैविक खेती, वैज्ञानिक विधियां और शिक्षण संस्थानों के सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं, तो न सिर्फ धरती मुस्कुरा रही है, बल्कि किसानों का चेहरा भी खिल उठा है। क्योंकि सुगंधित धान सिर्फ स्वाद नहीं, ये हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान है। वैज्ञानिक तरीके से किए जा रहे सुगंधित धान की खेती में जब जैविक खाद प्रबंधन किया जाता है, तो न केवल फसलों में खुशबू बनी रहती है, बल्कि जैविक खादों से पोषित होती है एक परंपरा, एक पहचान, जो न केवल मिट्टी की सेहत, किसानों की सेहत और उपभोक्ताओं का विश्वास भी बरकरार रखती है। जैसे आपके पास गाय हैं, गोबर बहुत है या गोबर है, तो ये हम नहीं, ये हमारे पूर्वज भी कहते थे कि ताज़ा गोबर खेत में अगर हम डालेंगे तो फसल जल जाएगी, क्योंकि उसमें यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो वो जहाँ भी इकट्ठा जाएगा वो खेत का नुकसान करेगा, जला देगा। इसलिए हमको उसको सड़ाना है। और यदि आपको जैसे जीवामृत बनाते हैं तो आप जीवामृत बना लीजिए गोमूत्र से और गोबर से मिला के, उसका उपयोग जब वो सड़ जाता है 1.5-2 महीने में, तो उसका उपयोग आप कर सकते हैं।
मगर ताज़े गोबर का उपयोग आप ना करें तो बेहतर रहेगा। आज किसान भाई बहन खुशहाली का जीवन जीने लगे हैं और आर्थिक संपन्नता की सीढ़ी चढ़ते हुए खुद को एक आत्मनिर्भर व्यक्ति, आत्मनिर्भर किसान महसूस कर रहे हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देश 1947 में जब आज़ाद हुआ था तो हम 20 मिलियन टन से भी कम जो है धान का उत्पादन करते थे। अभी पिछले वर्ष हमारे देश का जो है, पूरे देश का जो है धान का उत्पादन जो है 330 मिलियन टन के लगभग पहुंच चुका है और हम जो है सरप्लस हैं। आज हम धान में, आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारा देश जो है लगभग 48 US बिलियन डॉलर का जो है एक्सपोर्ट करता है और जो है इतना हम विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। और उसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 48 US बिलियन डॉलर में हम जो है 5.8 US बिलियन डॉलर केवल जो है बासमती राइस का एक्सपोर्ट करके विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। प्रिय किसान भाइयों, अब बारी है गीत और संगीत के, तो आओ छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के आनंद लेथन। ले चल हो गोरी लोहारा बाजार घुमा के ले आऊं, तो ले चल हो रानी बिड़ोड़ा बाजार दिखा के ले आऊं। मोला ले चल भी भैया लोहारा बाजार घुमा के ले आवेगा, मोला ले चल भी भैया बिड़ोड़ा बाजार घुमा के ले आवेगा। तो ले चल हो रानी लोहारा बाजार घुमा के ले आऊं, तो ले चल हो गोरी बिड़ोड़ा बाजार घुमा के ले आऊं। मोला ले चल भी भैया लोहारा बाजार घुमा के ले आवेगा, मोला ले चल भी भैया लोहारा बाजार घुमा के ले आवेगा। कस बैला घेराते हवा सो, नांगर कस बैला घेराते हवा सो, माया मोहम फंसा के पेरते हावस ना, माया मोहम फंसा के पेरते हावस ना। टिकली अमाहुर सजा देते हो या पैरी बिछा पहना देते हो ना, टिकली अमाहुर सजा देते हो या पैरी बिछा पहना देते हो ना। तो ले चल हो गोरी लोहारा बाजार घुमा के ले आऊं, तो ले चल हो रानी बिड़ोड़ा बाजार दिखा के ले आऊं। जब खेत में आती खुशबू, तब किसान मन के चेहरा पे आते मुस्कान। सुगंधित धान के खेती से जुड़े और आत्मनिर्भर किसान बने की ओर एक कदम बढ़ाए। आज बर अते अगले यात्रा में फिर मिलबो आप मन से एक नवा कहानी के साथ, नवा किसान के साथ। तब तक आपन हला विदा। जय जोहार।